अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम खरगोश में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने का आगाज़ करेंगे और ये जानेंगे कि खरगोश का जो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से। तो आइए चलते हैं ग्लासपुर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम खरगोश में रिप्रोडक्शन का आगाज़ करेंगे। खरगोश खरगोश एक छोटा सा मैमल है और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। और खरगोश को तहकीकाती, तजर्बाती जानवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खरगोश का नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। नर यानी नर खरगोश, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ऐसा सिस्टम होता है जानवर का जो कि रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार होता है, औलाद पैदा करने का जिम्मेदार होता है। तो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये नर खरगोश में पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले हम नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिख लेते हैं। तो खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्सों के नाम। खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है टेस्टिस। दूसरा हिस्सा है मुंसलिक नालिया। इसके अलावा जेनिटेलिया। इसके अलावा ग्लैंड्स। तो ये खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस है इनका काम क्या है? ये सबसे पहला हिस्सा है खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये सबसे अहम हिस्सा है खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और टेस्टिस का फेल क्या है? टेस्टिस का फेल स्पर्म्स पैदा करना है। जो स्पर्म्स है, जो कि नर गैमीट है, वो टेस्टिस में पैदा होते हैं। तो टेस्टिस इनका फेल स्पर्म्स पैदा करना। जो स्पर्म्स पैदा होते हैं वो टेस्टिस में पैदा होते हैं। तो स्पर्म्स पैदा करना ये टेस्टिस का फेल है। अब तो टेस्टिस जिनमें स्पर्म्स पैदा होते हैं ये तादाद में 2 होते हैं। खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों के अंदर स्पर्म्स पैदा होते हैं। तो टेस्टिस इनकी तादाद 2 है। यानी खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होते हैं। मुंसलिक नालियाँ, इनका काम क्या है? मुंसलिक नालियाँ ये टेस्टिस में पैदा होने वाले स्पर्म्स को उज़ुवे तनासुल में मुंतकिल करती है। उज़ुवे तनासुल को जेनिटेलिया भी कहते हैं। उज़ुवे तनासुल, उज़ुवे तनासुल या फिर जेनिटेलिया ये नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जिसने स्पर्म्स को मादा खरगोश के जिस्म के अंदर मुंतकिल करना है। तो नर जानवर का वो वाला हिस्सा, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो वाला हिस्सा जो स्पर्म्स को नर में पैदा होने वाले, नर जानवर में पैदा होने वाले स्पर्म्स को मादा जानवर के जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है, उस हिस्से को जेनिटेलिया या उज़ुवे तनासुल कहते हैं। ये हिस्सा नर जानवर के स्पर्म्स को मादा जानवर के जिस्म में मुंतकिल
करता है। अब ये जो उज़्वे तनासुल या जेनिटेलिया ये जिस्म से बाहर होता है, जबकि टेस्टिस जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये एक जिल्द की बनी हुई थैली में मौजूद होते हैं। तो जिल्द की बनी हुई वो थैली जिसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं उसे सक्रोटम कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने इसकी डायग्राम है। नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, ये टेस्टिस है जिसमें स्पर्म्स पैदा होते हैं। टेस्टिस जिल्द की बनी हुई एक थैली के अंदर मौजूद होते हैं, उसको सक्रोटम कहते हैं। और ये सक्रोटम जिस्म से नीचे की जानिब दो टांगों के दरमियान लटकी हुई होती है। इस सक्रोटम के अंदर ही टेस्टिस मौजूद होते हैं जिनकी तादाद 2 होती है। तो सक्रोटम क्या है? ये आपने जाना कि ये जिल्द की बनी हुई एक थैली है जिसमें स्पर्म्स या टेस्टिस मौजूद होते हैं और ये जिस्म से नीचे की जानिब दोनों टांगों के दरमियान लटक रही होती है। तो सक्रोटम क्या है? जिल्द से बनी एक थैली जिसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं और ये थैली जिस्म से नीचे लटक दो टांगों के दरमियान लटक रही होती है। और ये सिर्फ नर जानवर के जिस्म में ही होती है, क्योंकि टेस्टिस सिर्फ नर जानवर के जिस्म में ही मौजूद होते हैं। तो ये जो मुंसलिक नालियां हैं, जो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा हिस्सा है, इन मुंसलिक नालियों का क्या फेल है? ये नालियां टेस्टिस में पैदा होने वाले स्पर्म्स को जेनिटेलिया या उज़्वे तनासुल में मुंतकिल करती हैं। यानी ऐसी नालियां जो टेस्टिस और उज़्वे तनासुल के दरमियान होती है, जो टेस्टिस में पैदा होने वाले स्पर्म्स को उज़्वे तनासुल जो जिस्म से बाहर होता है वहाँ लेकर आती है, और फिर उज़्वे तनासुल नर के स्पर्म को मादा के जिस्म के अंदर मुंतकिल कर देता है, ताकि वो स्पर्म मादा के जिस्म के अंदर पड़े हुए एग को फर्टिलाइज करके बच्चा बना सके। तो मुंसलिक नाली क्या करती हैं? ये स्पर्म्स को टेस्टिस से उज़्वे तनासुल में मुंतकिल करती हैं। ये मुंसलिक नालियाँ। और जो ग्लैंड्स हैं, जो कि चौथा हिस्सा है नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये क्या करते हैं? ये स्पर्म्स, जब स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं और वो टेस्टिस से निकलकर नालियों के ज़रिए उज़्वे तनासुल में मुंतकिल हो रहे होते हैं, तब ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो स्पर्म्स में मुख्तलिफ किस्म की सेक्रीशंस खारिज करते हैं और वो सेक्रीशंस स्पर्म्स के साथ मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो ग्लैंड्स ये स्पर्म्स में नालियों से गुजरते हुए स्पर्म्स में सेक्रीशंस सेक्रीशंस कहते हैं खारिज शुदा केमिकल्स को, का इजाफा करते हैं। तो अब हम नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तफसील से जानते हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही करते हैं। हमने पढ़ा था कि नर के जो टेस्टिस होते हैं वो तादाद में 2 होते हैं, नर जानवर के जो टेस्टिस होते हैं, और ये एक जिल्द की बनी हुई
गोल सी थैली में होते हैं जिसे सक्रोटियम कहते हैं, जो नीचे से जिस्म के नीचे लटकी हुई होती है दो टांगों के दरमियान। अब इन टेस्टिस में स्पर्म्स पैदा होने हैं। अगर मैं टेस्टिस को यहाँ से अलहदा से बनाऊं तो आप अगर टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो आपको टेस्टिस के अंदर बलदार नालियों का मजमुआ नज़र आएगा, यानी बहुत ज़्यादा बलदार नालियाँ नज़र आएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा बलदार नालियों का मजमुआ नज़र आ रहा है। ये जो आपको बलदार नालियों का मजमुआ नज़र आ रहा है, इन्हें सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या सेमी नेफ्रस नालियाँ भी कहते हैं। सेमी नेफ्रस नालियाँ, ये टेस्टिस के अंदर जो बलदार नालियों का मजमुआ नज़र आ रहा है, इन्हें सेमी नेफ्रस नालियाँ कहते हैं। इन्हीं नालियों के अंदर स्पर्म्स बनते हैं या स्पर्म्स पैदा होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो टेस्टिस में आपको बहुत ज़्यादा नालियों का मजमुआ नज़र आ रहा है, इन्हीं नालियों में आप देख सकते हैं गुलाबी रंग के जो मैंने निशान लगाए हैं, इनको आप स्पर्म्स फर्ज कर लें। तो जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर मजमुई तौर पर बलदार बहुत सारी नालियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन नालियों को सेमी नेफ्रस नालियाँ या ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उन्हीं के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। इन नालियों में स्पर्म्स बनते हैं। अब जब स्पर्म्स इन नालियों में बन जाएंगे तो इन नालियों में बनने वाले जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर और ख़ास किस्म की नालियाँ होती हैं, उन्हें कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स या नालियों के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं, ये स्पर्म इन नालियों से निकल गए और इन नालियों के ऊपर आपको एक नाली नज़र आ रही होगी सब्ज़ रंग की। ये सारे के सारे स्पर्म्स इन सेमीनेफ्रस नालियों से या ट्यूब्यूल्स से निकलकर इस नाली में आकर जमा हो जाएंगे। ये वाली नाली जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में पैदा होने वाले स्पर्म्स को जमा कर लेगी, वसूल कर लेगी उन सारे स्पर्म्स को अपने अंदर जमा कर लेगी। इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होती है टेस्टिस के अंदर ही। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट आपको नज़र आ रही है, इस कलेक्टिंग डक्ट में जमा होने वाले जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और ये जो टेस्टिस से बाहर आपको एक बलदार सी नाली नज़र आ रही है, इसे एपिडिडिमिस कहते हैं। तो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर कलेक्टिंग डक्ट में जमा थे, सारे के सारे स्पर्म जो कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में पैदा हुए थे और वहाँ से निकलकर टेस्टिस के अंदर ही एक नाली कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो गए थे। तो कलेक्टिंग डक्ट से स्पर्म्स निकलकर ये बाहर मौजूद एक छोटी सी बलदार नाली में आएंगे जिसे एपिडिडिमिस कहते हैं। फिर एपिडिडिमिस से ये स्पर्म्स आगे एक और लंबी सी नाली होगी, उसमें चले जाएंगे। तो ये जो लंबी सी नाली है इसे स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस, ये वही नालियां हैं, मुंसलिक नालियां, जिनके बारे में हमने कहा था कि ये नालियां टेस्टिस में पैदा होने वाले स्पर्म्स को उज़ुए तनासुल में यानी उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगी जिस हिस्से ने स्पर्म्स को मादा जानवर के जिस्म में मुंतकिल करना है। तो ये स्पर्म्स एपिडिडिमिस से ऊपर एक बड़ी सी नाली में आ जाएंगे जिसे वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट कहेंगे। अब ये जो स्पर्म डक्ट है ये यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा नीचे
यूरेथ्रा के साथ मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लंबी सी स्पर्म डक्ट ऊपर जाकर नीचे आती है और ये नीचे आकर यूरेथ्रा के साथ मिल रही है। ये यूरेथ्रा है। आपको याद होगा, हमने यूरेथ्रा के बारे में बाब नंबर 11 में पढ़ा था कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक नाली होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसका काम पेशाब को ज़ख़ीरा करना है। जिस्म से निकालने से पहले ये आर्जी तौर पर पेशाब को ज़ख़ीरा करता है। इस यूरिनरी ब्लैडर, इस पेशाब को ज़ख़ीरा करने वाली थैली के नीचे एक बारीक सी तंग सी नाली होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से नीचे मौजूद यूरेथ्रा के साथ आकर मिल गई तो स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस में मौजूद स्पर्म भी यूरेथ्रा में आ जाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब होगा वो भी यूरेथ्रा में आएगा। तो यूरेथ्रा का काम ना सिर्फ पेशाब को जिस्म से बाहर निकालना है, बल्कि जो स्पर्म्स होते हैं नर के जिस्म में, नर जानवर के जिस्म में जो स्पर्म्स पैदा होते हैं वो भी यूरेथ्रा के जरिए नर जानवर के जिस्म से बाहर मौजूद जेनिटेलिया या उज़्वे तनासुल में जाते हैं, जहाँ से स्पर्म्स को मादा जानवर के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये हमने उन तमाम नालियों के बारे में पढ़ा जो टेस्टिस में पैदा होने वाले स्पर्म्स को बाहर उज़्वे तनासुल में मुंतकिल करती है। और हमने पढ़ा कि यूरेथ्रा ना सिर्फ पेशाब को जिस्म से बाहर निकालती है, बल्कि यूरेथ्रा स्पर्म्स को भी जिस्म से बाहर उज़्वे तनासुल में भेजने की जिम्मेदार है। अब हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स इस यूरेथ्रा में मौजूद स्पर्म में मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस या केमिकल खारिज करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, ये जो स्पर्म्स यहाँ से गुजर रहे हैं, इन स्पर्म में ऐसी सेक्रीशन खारिज करना, ऐसे केमिकल्स खारिज करना जो स्पर्म की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करें या इस यूरेथ्रा में मौजूद फ्लूइड की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करें। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसी सिक्रीशंस खारिज करते हैं जो स्पर्म या उस यूरेथ्रा की नाली में मौजूद फ्लूइड की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज या ख़त्म करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड। जो दूसरी किस्म की ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का काम ऐसी सिक्रीशंस खारिज करना है जो स्पर्म्स को ग़ज़ा फराहम करती हैं। तो सेमिनल वेसिकल ये जो दूसरी किस्म की ग्लैंड्स हैं, ये स्पर्म्स को ग़ज़ा यानी खुराक, ग़ज़ा देने वाली सिक्रीशंस खारिज करते हैं। जो दूसरी किस्म की ग्लैंड्स के बाद तीसरी किस्म की ग्लैंड हैं वो हैं कार्पर्स ग्लैंड। और ये कार्पर्स ग्लैंड क्या करते हैं? कार्पर्स ग्लैंड ये ऐसी सिक्रीशंस खारिज करते हैं जो इन नालियों को
चिकना रखती हैं। इन नालियों की सतह को खुश्क नहीं होने देती जिनसे स्पर्म्स ने गुजरना है। तो काउपर्स ग्लैंड इनकी सिक्रीशंस नालियों को चिकना रखती है जहां से स्पर्म्स ने गुजरना है, ताकि स्पर्म गुजरते हुए नालियों की दीवारों के साथ रगड़ ना खाएं और ज़ाया ना हो। तो ये जो तीनों किस्म के ग्लैंड्स ने सिक्रीशंस केमिकल्स खारिज किए जो स्पर्म के साथ मिक्स हो गए। कुछ केमिकल्स ने स्पर्म्स को, कुछ सिक्रीशंस ने स्पर्म को ग़िज़ा दी, कुछ ने स्पर्म्स की जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म किया, और कुछ ने स्पर्म्स के गुजरने के लिए नालियों की दीवारों को चिकना किया ताकि स्पर्म्स की नालियों की दीवारों के साथ रगड़ ना हो। तो ये जो तीनों ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल्स थे और स्पर्म, इन तीनों ग्लैंड से निकलने वाली सेक्रीशंस और स्पर्म्स के मिक्स होने से इस नाली के अंदर जो मवाद बनता है उसे सीमन कहते हैं। तो सीमन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सीमन है ये क्या होता है? ये फ्लूइड और स्पर्म्स पर मुश्तमिल मवाद है, और इस मवाद में जो फ्लूइड है वो 90% होता है, जबकि स्पर्म्स सिर्फ 10% होते हैं। और ये जो 90% फ्लूइड आता है इस सीमन में, ये उन्हीं 3 किस्म के ग्लैंड से आता है जो इन नालियों के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमने नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से पढ़े, जिनमें टेस्टिस, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया या उज़्वे तनासुल, और ऐसी नालियाँ जो स्पर्म्स को टेस्टिस से उज़्वे तनासुल में मुंतकिल करती हैं, और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।